Hello, 8th class. Today we are going to start with the last lecture of your chapter 8 of biology. Chapter की explanation complete हो गया. I hope you liked it. आपको समझ में आया होगा. कोई issue हो तो please do let me know. Now we are on to the exercise. Exercise finish करते हैं इसमें. तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज. यू नो वेरी वेल व्हाट आर दे. कम्युनिकेबल को हम इन्फेक्शियस भी बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल को हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी बोलते हैं. एंड द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर, आई एम राइटिंग हियर, पेज नंबर 90. ओके, 90 पे दे रखा है. नेक्स्ट, नेम द डिजीजेस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन B1, iodine, potassium and sodium. How can we prevent these diseases? तो ये जो सारी डेफिशिएंसी डिजीज हैं आपको चार्ट में दे रखी हैं सारी की सारी. जैसे प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन B1, D1, इन सब ये सारा दे रखा है आपको. चार्ट्स ये दे रखे हैं पेज नंबर 91 एंड 92 पे. ठीक है, 91 और 92 पे दे रखे हैं सारे. इसमें आप देख लीजिए प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होती है, क्वाशियोरकर होती है. मैरास्मस में और भी फूड इंग्रेडिएंट इंक्लूडेड होते हैं. विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी, B1 से बेरी, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर, पोटेशियम और सोडियम की डेफिशिएंसी से नर्वस डिसऑर्डर होता है. नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम हमारा अफेक्ट होता है इनकी डेफिशिएंसी से, क्योंकि ये मिनरल्स हैं जो कि हमारे मस्कुलर एफिशिएंसी के लिए और नर्वस सिस्टम हमारा कंटिन्यूस काम कर सके, नर्व इम्पल्स ढंग से ट्रांसमिट हो सके, उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं ये. तो उनकी डेफिशिएंसी से वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं. देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैंसर. कैंसर के बारे में द आंसर इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 93. वहाँ पे आप देख सकते हो एक्चुअली कैंसर होता क्या है. इट इज़ एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, और उन सेल्स में जब इन्फेक्शन हो जाता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, दैट कॉजेज अ टिश्यू, एक्स्ट्रा टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है, और जिसको हम नोड बोल देते हैं या लिम्फॉइड बोल देते हैं, एक ग्रोथ हो जाती है. और अगर उस ग्रोथ में इन्फेक्शन हो जाए देन इट बिकम्स कैंसरस. तो कैंसर इज़ एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट टू क्योर. अगर जल्दी पता चल जाए तो इट इज़ 100% क्योरेबल. अदरवाइज लेटर स्टेज में इट अफेक्ट्स अदर ऑर्गन्स ऑल्सो. दैट इज़ वाई इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू क्योर. वॉट आर हार्मोनल डिजीजेस, गिव टू एग्जाम्पल्स. हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से जो डिजीजेस होती हैं, या मतलब उनके ओवर सिक्रीशन से भी प्रॉब्लम होती है और अंडर सिक्रीशन से भी प्रॉब्लम होती है. मतलब कि ओवर सिक्रीशन बोलते हैं हम हाइपर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, एंड कम सिक्रीशन या लेस सिक्रीशन को हम बोलते हैं हाइपो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स. तो दोनों वजह से दोनों केसेस में डिजीजेस होती हैं. तो हार्मोनल डिजीज के एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे पेज नंबर 93 पे दे रखे हैं. तो पेज नंबर 93 पे आप रेफ़र कर सकते हैं. कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे थायरॉक्सिन है हमारा हार्मोन, उसकी डेफिशिएंसी से गोइटर हो रहा है, या जो आपका इंसुलिन है, इंसुलिन की डिस्टर्बेंस से डायबिटीज़ होती है, और भी कोई भी ले सकते हैं आप. देन व्हाट आर एडिक्टिव सब्सटेंसेस, हाउ डू दे अफेक्ट आवर बॉडी. एडिक्टिव सब्सटेंसेस क्या हैं, जिनकी कि हमारी बॉडी को आदत हो जाती है, एडिक्शन हो जाता है, जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. ऐसा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है. मतलब वो अगर नहीं मिलेगा तो इंसान ऐसे पागल सा हो जाता है कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है. तो ऑब्वियसली दे अफेक्ट आवर बॉडी नेगेटिवली, और उनसे बहुत सारी बीमारियां भी होती है. एक तो मेंटली आदमी स्ट्रेस में रहता है, दूसरे फिजिकल डिजीज भी बहुत सारी होती हैं एडिक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से. तो द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 102. ओके, नेक्स्ट, डिस्क्राइब द फॉलोइंग डिजीजेस. नाउ इन सारी डिजीज़ में आपको कुछ डिजीज़ दे रखे हैं, डिस्क्राइब करने को दे रखा है. तो ये 1-1 मार्क में या कुछ भी आ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन. तो अब इसका जो आंसर दे रखा है अलग अलग पेजेस में है, तो मैं आपको बता देती हूँ. मैरस्मस जो है, इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. इसकी वजह से छोटे बच्चों में होती है. उसकी वजह से बच्चा जो है ओवरऑल बहुत वीक हो जाता है, ग्रोथ उसकी अफेक्ट होती है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है. तो इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 91. कैटरैक्ट जो है, आइज़ में जो प्रॉब्लम होती है, लेंस जो है बहुत ओपेक हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, उसकी वजह से कैटरैक्ट होता है. ऑपरेशन हो सकता है इसका, इट इज़ क्योरेबल. मतलब ऑपरेशन से लेंस जो है वो रिप्लेस हो जाता है. आर्थराइटिस, आर्थराइटिस इज अगेन रिलेटेड टू योर, इट इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ रिलेटेड टू बोन्स. इसमें बोन्स बहुत स्टिफ हो जाती हैं, उनका मूवमेंट डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनके बीच में जो फ्लूइड होता है, जो कि जॉइंट्स में फ्लूइड होता है, जो कि उनके मूवमेंट को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ल्यूब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है. इट हेल्प्स टू मूव. तो वो जो फ्लूइड है वो
प्रॉब्लम करता है, दैट इज़ वाई जॉइंट्स बिकम स्टिफ, फ्लूइड खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, तो दैट इज़ आर्थराइटिस। हीमोफीलिया जो है कि ब्लड फ्लो रुकता नहीं है ना, ये ब्लड से रिलेटेड डिजीज है। इसमें ब्लड, इसमें कुछ ऐसा होता है कि ब्लड, हमारी बॉडी में कोई फैक्टर मिसिंग होता है, जेनेटिक डिजीज़ है, जिसमें कि अगर आपको चोट लग जाए तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। यूजुअली नॉर्मली हमें चोट लगती है तो ब्लड थोड़ी देर में फ्लो होना बंद हो जाता है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, तो वहाँ पे क्लॉटिंग वाला फैक्टर नहीं होता है, तो इट रिजल्ट्स इन अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ ब्लड एंड बिकम्स वेरी सीवियर अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो। हीमोफीलिया का दे रखा है पेज नंबर 93 पे। थैलेसीमिया इज अगेन अ ब्लड रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से इट रिजल्ट्स इन अनीमिया। एस्मा एंड एक्जिमा, एस्मा जो है इट इज किसी से एलर्जी है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एलर्जी कि आपको किसी चीज़, यूजुअली पॉलन ग्रेन और डस्ट इसको ट्रिगर करती हैं। इसका दे रखा है पेज नंबर 93 पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। एक्जिमा इज ऑल्सो एन एलर्जी, स्किन एलर्जी। देन व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस, हाउ डू दे स्प्रेड, कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या हैं, कैसे स्प्रेड होती हैं, ये पेज नंबर 94 पे सारा इनका डिटेल्स दे रखा है। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं। उसके जो मोड ऑफ स्प्रेड है, मोड ऑफ इन्फेक्शन है, बहुत सारे हैं, है ना। डायरेक्ट टच से हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है, पैथोजेंस के थ्रू होता है, फूड के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है, तो बहुत सारे तरीके हैं कि कैसे स्प्रेड होते हैं। दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 94। यू शुड बी अवेयर अबाउट ईच एंड एवरी टाइप मेथड. Next, write the causal organism, symptoms and prevention of the following disease. Again, they've given you a list of diseases. उनके आपको causal organism, symptom and prevention बताने हैं. As I told you कि आप important diseases के तो कर लीजिए. तो ये अलग अलग पेजेस पर दे रखा है. कॉलरा, विब्रियो कॉलरा बैक्टीरियल डिजीज़ है ना. विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया का नाम होता है, उससे होती है. ये दिस इज डिटेल्स आर गिवन ऑन पेज नंबर 96. टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी से, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, पेज नंबर 96 पे दे रखा है. टेटनस भी वायरल डिजीज़ है, ये दे रखा है 96 पे, है ना. कॉमन कोल्ड, सॉरी टेटनस बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल बोला क्या मैंने. इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़, बैक्टीरियल होती है. क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई से होती है. कॉमन कोल्ड जो है वायरल है. इट इज़ गिवन ऑन, कॉमन कोल्ड किस पेज पे दे रखी है, जस्ट 97. वायरल डिजीज़ है, 97 पेज पे दे रखी है. सिंपल राइनो वायरस से होती है. पोलियो भी वायरल है. हेपेटाइटिस भी वायरल है. ये सब 97 पे दे रखे हैं. डेंगू जो है वो 98 पे दे रखा है. मलेरिया 98 पे. डेंगू वायरल है, ठीक है. मलेरिया प्रोटोजोआ के थ्रू होता है. रिंगवर्म फंगल इन्फेक्शन है. दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 98. तो आपको इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम्स और प्रिवेंशन बतानी है. कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम बता दीजिए, सिम्टम्स दो और प्रिवेंशन के दो तरीके, उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा. हाउ कैन बी प्रिवेंट डिजीजेस, नॉर्मली प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 100. आपकी बुक में पेज नंबर 100 पे दे रखा है कि आप क्या क्या कर सकते हैं. आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को फॉलो करिए, अवॉइड करिए पेशेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट, दोनों को अवॉइड करिए. और क्या कर सकते हैं आप, सैनिटेशन का ख्याल रखिए. जब भी ऐसे किसी पब्लिक प्लेस में जाएं तो प्लीज़ डोंट टच एवरीथिंग, है ना. टच मत करिए चीज़ों को. और आप बाहर से अंदर आएँ तो अपने फुटवेयर को थोड़ा सा झाड़ के अंदर आइए, और हाथों को ढंग से वॉश कर लीजिए, फेस को भी वॉश कर लीजिए. थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का तो वी कैन प्रिवेंट डिजीजेस. What is meant by immunization and vaccination? How are vaccines prepared? अब immunization क्या होता है और vaccination क्या होता है, it is given on page number 101 पे दे रखी हैं दोनों चीज़ें. दोनों की डेफिनेशन 101 पे दे रखी है. इम्यूनाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीन. वैक्सीन लगा के हम जो एक पर्सन के अंदर, बच्चे के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करें उस पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट, दैट इज नोन एज इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस. वैक्सीनेशन क्या है, द इंजेक्टिंग ऑफ वैक्सीन इनटू अ पर्सन टू डेवलप इम्यूनिटी, दैट इज वैक्सीनेशन. अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग वैक्सीन्स बनाई हुई हैं. हाउ आर वैक्सीन्स प्रिपेयर्ड, ये पूरा दे रखा है पेज नंबर 102 पे
कि भाई कैसे कैसे बनती हैं, कि उसका वेरियस तरीके होते हैं कि आप या तो डायरेक्ट मेथड से रखें ना, या तो आप डेड जो जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसको इसको डेड फॉर्म में ले लीजिए और सोल्यूशन में उसको इंजेक्ट करिए, या फिर उसकी बहुत वीकेंड फॉर्म लीजिए, या फिर वो एक एक्टिव फॉर्म में हो। तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा वाला मेथड या कौन सी वाली वैक्सीन, कौन सा वाला मेथड किस वैक्सीन के लिए यूज हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। दो दो एग्जाम्पल दे रखे हैं वहाँ पे। राइट फर्स्ट एड टिप्स फॉर बर्न, फ्रैक्चर, स्टिंग एंड पॉइजनिंग। बर्निंग में आपको 3 डिग्री ये दे रखा है, पेज नंबर बर्निंग का दे रखा है पेज नंबर 104 पे। इसमें फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री बर्न्स के बारे में बता रखा है, तो आपको तीनों की फर्स्ट एड बतानी पड़ेगी। फ्रैक्चर भी वहीं दे रखा है। फ्रैक्चर में मेन चीज़ यही होती है कि आप मूव मत करिए पेशेंट को, ज़्यादा मूव करेंगे तो बोन कहीं कहीं जुड़ जाती है। स्टिंग में वॉश करना है और स्टिंग को निकालने की कोशिश करिए कि स्टिंग अगर निकल जाए, जहाँ पे काटा है वो वहाँ से अगर वो चीज़ निकल जाए तो बहुत आसान हो जाता है फिर उसको क्लीन करना, और फिर उसको उसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन होती है जो भी होते हैं। पॉइजनिंग में बंदे को क्या करना होता है आपको, कि जहाँ पे भी बाइट है पॉइजनिंग की, वहाँ पे उस जगह को ढंग से, स्नेक बाइट है सपोज, तो उसको ढंग से टाई कर दीजिए। और अगर वैसे कोई ओरल पॉइजन कंज्यूम किया है तो आपको बहुत सारा नमक वाला सॉल्टी वाटर पिलाना है उसको, ताकि उसको वोमिटिंग इंड्यूस हो जाए पर्सन को। सो दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 100 एंड ये सब फर्स्ट एड टिप्स हैं। Then, a child is suffering from whooping cough. Which vaccine was not given to him in his childhood? एक बच्चे को whooping cough हो गया है। whooping cough क्या होता है? जो खांसी हो जाती है, जिसको गल घोंटू भी बोलते हैं हिंदी में, तो उसको कौन सी वैक्सीन नहीं दी गई? वूपिंग कफ के अगेंस्ट कौन सी वैक्सीन काम करती है? आपकी डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। वूपिंग कफ को पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो ये वैक्सीन उसको नहीं दी गई। A 2-year child who has worms in his stool is suffering from stomach pain, nausea, and vomiting. Name the disease he is suffering from. Also name its causal organism and the mode of transmission. तो ये कह रहे हैं कि अब 2 साल का बच्चा, उसको पेट दर्द है, नौसिया की फीलिंग है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही, घबराहट हो रही है, तो उसके वर्म्स, स्टूल में वर्म्स भी निकला, कीड़ा निकला है, तो कौन सी डिजीज़ है और कौन सा उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है? तो डिजीज़ क्या हो जाएगी? एस्कैरियासिस। उसके पेट में कीड़े हैं, राउंड वर्म है, एस्कैरियसिस डिजीज का नाम हो गया। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? एस्कैरियस, है ना, बीमारी एस्कैरियस है, तो एस्कैरियस हो गया, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? गंदे पानी से और इन बिना हाथ धोए खाना खाने से ये चीज़ ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट इज लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है कि हैंड है, उसमें ब्लीडिंग हो रही है, कट लगा हुआ है, इसका मतलब तो व्हाट टाइप ऑफ इंजरी इज इट? इंजरी क्या हो जाएगी? कट है, या आप इसमें कट लिख सकते हैं कि कट हो गया है, कट लग गया है, और या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि वूंड है, ओपन वूंड है ना, कट की वजह से क्या हो गया? ओपन वूंड एक क्रिएट हो गया। व्हाट टाइप ऑफ फर्स्ट एड शुड बी गिवन इन दिस केस? तो इस केस में आपको वूंड को एंटीसेप्टिक से, वाटर से और एंटीसेप्टिक से वॉश करना है, क्लीन करना है, और फिर उसमें फर्स्ट एड लगाना। उसमें कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है, या सिंपली उसको क्लीन करके उसको ड्रेसिंग कर दीजिए, लपेट दीजिए उसको किसी क्लीन बैंडेज से, एंड इट विल बी गुड। और फिर उसके बाद उसमें इंजेक्शन वगैरह जो भी लगवाना, उसमें नहीं, मतलब पेशेंट को फिर डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। एंटीटेटनस का इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी होता है ऐसे केस में। अ बॉय हर्ट्स हिज लेग वाइल रनिंग, हिज मदर ऑब्जर्व्स ब्लू ब्लैक मार्क ऑन द अफेक्टेड एरिया। व्हाट टाइप ऑफ फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू द बॉय? अब एक बच्चा दौड़ रहा है, उसके पैर में चोट लगी है, ऊपर बाहर खून नहीं निकला है, लेकिन वहाँ पे ब्लू ब्लैक मार्क पड़ गया है, मतलब नील पड़ गई, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उस एरिया में जहाँ पे उस बच्चे को चोट लगी है। तो व्हाट टाइप ऑफ फर्स्ट एड शुड बी गिवन? तो उसमें मदर क्या करेगी? उसकी कोल्ड कंप्रेस देगी, ठंडे पानी से वॉश करके उस पर आइस पैक लगा देगी, या कोल्ड कंप्रेस जिसको हम बोलते हैं वो लगाएंगे, तो थोड़ी सी जो नील है, जो ब्लूइश रीजन है, वो थोड़ा सा सबसाइड हो जाएगा और उसको रिलीफ भी मिलेगा। तो आप कोल्ड कंप्रेस या कोल्ड प्रेस कुछ भी कह सकते हैं ना, वो दिया जाएगा इसमें। आइस पैक, ठंडा पानी, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप आइस पैक लगा दीजिए। आइस पैक का मतलब ये होता है, एक तो आइस पैक बाज़ार के आते हैं, पैकेट्स में आते हैं ना, कूलिंग पैक्स होते हैं। दूसरा ये कि सिंपल एक हैंकी में 2 आइस क्यूब लगा के, 2 आइस क्यूब डाल के और वो लगा दीजिए वहाँ पे, तो इट विल हेल्प आउट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल ऑफ दिस मतलब दिस चैप्टर में जो भी था ये कंप्लीट हो गया है। दिस इज़ ऑल
that was there. Now we'll start with the next chapter in the next lecture. तब तक आप इसको पढ़िए, और कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो डू लेट मी. टेक केयर, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो, और क्या प्रॉब्लम आ रही है ना. अगर मुझे पता चलेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम, इस फिर हम सोचेंगे कि इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए. ओके, टेक केयर.